नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी ने 10वीं बार जवानों के बीच मनाई दीपावली। हिमाचल के लेपचा में बोले, जहां भारतीय सेना वो स्थान मंदिर से कम नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ दीपावली मनाई। मोदी ने रविवार को एक्स पर लिखा, बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा आया हूं। यहां उन्होंने कहा कि जहां भारतीय सेना तैनात है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेपचा चेक पोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पोस्ट में फ्रंट लाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। दोस्तों, इस चेक पोस्ट के नीचे की तरफ चीनी गांव है जहां चीनी फौज तैनात है। हिमाचल प्रदेश चीन से 260 किमी लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से 140 किमी का हिस्सा किन्नौर और 80 किलोमीटर का हिस्सा लाहौल स्पीति जिले में है। यहाँ चीनी सीमा पर भारत की 20 पोस्ट मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रति व्यक्ति आय है सही मायने में डेवलपमेंट का पैमाना। अशनीर ग्रोवर ने कहा, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था के टेक से खुश होने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि भारत में जीडीपी का कैलकुलेशन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीडीपी कैलकुलेटर करने के मौजूदा तरीकों से भले ही हम तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के टेक का जश्न मना ले, लेकिन सही मायने में यह ग्रोथ का पैमाना नहीं हो सकता। अशनीर ने यह बातें मोहनदास पाई की एक्स पोस्ट की रिप्लाई में कही। पाई ने दुनिया के कार्बन एमिनेशन की रिपोर्ट पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें चीन को दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिनेटर दिखाया गया था। इस पर उन्होंने लिखा कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा एमिशन चीन का है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का ऐलान, कहा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमारी गारंटी है, पार्टी जो कहती है वो करती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के बारे में घोषणा किए जाने के बाद रविवार को कहा कि इस योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह योजना कांग्रेस की गारंटी है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह कांग्रेस की गारंटी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। गृह लक्ष्मी योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष 15,000 रुपए भेजे जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए देने का वादा कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई। आखिरी तारीख 31 दिसंबर। तालिबान ने कहा था पाक उतना ही बोए जितना काट सके। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने वहां रहने वाले अफगान नागरिकों के लिए देश छोड़ने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि वो अवैध तरह से देश में रह रहे 17 लाख अफगानों को हर हाल में निकाल कर रहेगा। अफगानिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान में शरणार्थियों के लिए यूएन हाई कमिश्नर ने इस फैसले का स्वागत किया। पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने अफगान रिफ्यूजी के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि पीओआर कार्ड की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जनता की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। उद्धव ठाकरे पर सीएम शिंदे का पलटवार, चेतावनी को बताया कोरी धमकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की शाखा तोड़े जाने को लेकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की चेतावनी को रविवार को कोरी धमकी करार दिया। शिंदे ने एक दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शनिवार को जब उद्धव ने मुंब्रा में शाखा स्थल का दौरा करने का प्रयास किया तो उन्हें वापस आना पड़ा। उद्धव शिवसेना के शीर्ष नेताओं के साथ पार्टी की तोड़ी गई शाखा का दौरा करने के लिए मुंब्रा गए थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और उन्हें काले झंडे दिखाए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर उद्धव और उनकी पार्टी के नेता वहां से चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धसी, 36 मजदूर धसे। अफसर बोले लोगों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को एक निर्माणाधीन टनल धस गई। टनल में 36 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। हादसा सुबह 4 बजे हुआ। यह टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्योरा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर और
चौड़ाई 14 मीटर है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि टनल का 50 मीटर का हिस्सा धंस गया है। इसमें फंसे ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वहीं दोस्तों जहां टनल धंसी है वो हिस्सा सुरंग के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवे के करीब 156 लोग लगे हुए हैं। अफसरों के मुताबिक मजदूरों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे, जयपुर और जोधपुर में करेंगे रोड शो, भरतपुर नागौर में एक दिन में होगी सभाएं। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे होने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर और जोधपुर में वोटिंग डे से 2 दिन पहले पीएम मोदी के रोड शो भी होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। यही वजह है कि वोटिंग डे से 10 दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में 6 से ज्यादा दौरे होंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक दिन में 2-2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरों के अनुसार दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोपियन यूनियन की चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में मेटा और स्नैपचैट इनलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के उपाय के बारे में मांगी जानकारी। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और अमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्नैपचैट को उन टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिनकी वह ऑनलाइन इनलीगल कंटेंट रोकने को लेकर जांच करा रहा है। दोनों कंपनियों से यूनियन ने इनलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के बारे में किए जा रहे उपायों की जानकारी देने के लिए कहा है। इसके लिए 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने अल्फाबेट के यूट्यूब और टिकटॉक को भी यही जानकारी देने के लिए कहा था। यदि कोई भी प्लेटफॉर्म डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 7 साल बाद दीपावली पर हवा सबसे अच्छी, लगातार दूसरे दिन AQI 250 से कम, रात में प्रदूषण बढ़ने की आशंका, फटाकों पर लगा है बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने 7 साल बाद दीपावली के दिन सबसे अच्छी हवा में सांस ली। रविवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 202 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले पिछले साल 2022 में दीपावली के दिन दिल्ली में AQI 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337 था। वहीं दोस्तों दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश के बाद प्रदूषण करीब 50% तक कम हो गया। लगातार 2 दिन से दिल्ली में AQI 250 से कम है। शनिवार को AQI 219 था। बारिश से पहले 9 नवंबर को दिल्ली का AQI 437 से दर्ज किया गया था। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि दीपावली के बाद दिल्ली की हवा फिर से खराब हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने 11 नवंबर को एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली सरकार ने दीपावली, वर्ल्ड कप मैच और छठ के दौरान फटाकों पर बैन लगाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, कनाडाई प्रधानमंत्री बोले बड़े ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। निज्जर केस पर ट्रूडो ने कहा भारत से सहयोग की उम्मीद। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने एक बार फिर हरदीप सिंह निज्जर की अपने देश में हत्या का मुद्दा उठाया। ट्रूडो ने कहा कि बड़े और ताकतवर देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया बहुत खतरनाक हो जाएगी। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया है और इनको सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चोटिल होने के बाद खेली खूंखार पारी, टीम इंडिया के शेर ने जमाया तूफानी शतक, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बड़ा स्कोर। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में धमाकेदार खेल दिखाया है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में लगातार 8 जीत दर्ज करने के बाद विजय अभियान आगे बढ़ाने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने उतरी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुभमन गिल के साथ धमाकेदार शुरुआत की। दोनों ने ही अर्धशतक बनाकर अपने आप का विकेट गंवा दिया, लेकिन नंबर 4 पर आकर एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने जोरदार शतकीय पारी खेली। भारत में खेले जा रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को लेकर चिंता जताई जा रही थी, लेकिन चोट से वापसी करते हुए श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए इस कमजोरी को पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी से दूर कर दिया। दोस्तों लगातार अर्धशतकीय पारियां खेलने वाले इस बैटर ने आखिरी लीग मैच में वर्ल्ड कप में सेंचुरी जमा दी है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने एक शानदार शतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस, 7 आरोपी हाईली एजुकेटेड थे। एनआईए का खुलासा, नामी कंपनियों में थे, आईईडी बनाने के लिए कोड वर्ड में बात करते थे। जी हां दोस्तों, पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में नया खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 6 नवंबर को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 12 नवंबर को खुलासा हुआ कि 7 आरोपी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये लोग नामी कंपनियों में काम करते थे और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी बनाने के लिए कोड वर्ड में बात करते
करते थे। एनआईए ने कोर्ट में 4000 पेज की चार्जशीट दायर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गालीबाज श्रीकांत त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, अदालत ने ठुकराई पुलिस सुरक्षा देने की मांग। जी हां दोस्तों, नोएडा के नेता श्रीकांत त्यागी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। त्यागी को पिछले साल अगस्त में नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दोस्तों त्यागी उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह अपनी सोसाइटी में एक महिला के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था। महिला ने त्यागी के जरिए सोसाइटी में लगाए जा रहे पेड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस पर दोनों में कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। यह घटना नोएडा के सेक्टर 93 बी के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की थी। पुलिस ने त्यागी को महिला के साथ मारपीट करने और गाली गलौज के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां 72 दिन गुजारने के बाद पिछले साल अक्टूबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में शांति की गारंटी का एकमात्र तरीका, अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में देशों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी में अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई। अब इस क्षेत्र में यह डर बढ़ गया है कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध अन्य देशों में भी फैल सकता है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन IOC की आपातकालीन बैठक हमास के 7 अक्टूबर के खूनी हमलों के बाद हुई है, जिसमें इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे और 239 को बंधक बना लिया गया था। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हवाई और जमीनी हमले में 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक और बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। खाड़ी राज्य के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को शिखर सम्मेलन शुरू होने पर कहा कि मेजबान सऊदी अरब पुष्टि करता है कि वह फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कब्जे वाले इजरायली यानी कि अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई के बारे में कहा कि हमें यकीन है कि क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका कब्जे, घेराबंदी और बस्तियों को खत्म करना है। मार्च में दोनों देशों के संबंधों में सुधार आने के बाद सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा में अपने आचरण के लिए इजरायली सेना को आतंकवादी संगठन नामित कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीनी समर्थक रैलियों में हिंसा पर भड़के ऋषि सुनक, कहा तेज होनी चाहिए कानूनी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन समर्थक रैलियों में हुई हिंसा की निंदा की है। सुनक ने शनिवार को कहा कि सभी आपराधिक मामलों के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। हिंसक घटनाओं को अस्वीकार्य करार देते हुए उन्होंने कहा कि वीकेंड में देश ने यहूदी समुदाय में जो भय का माहौल देखा वह निंदनीय है। सुनक ने कहा कि सभी आपराधिक मामलों पर कानूनी कार्यवाही तेजी के साथ की जानी चाहिए। मैंने बुधवार को पुलिस आयुक्त से यही कहा था कि वह इसके लिए जवाबदेह है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि पुलिस कमिश्नर से फिर मुलाकात करूंगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 514 अंक चढ़कर 65,400 के पार, निफ्टी 19,500 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी देखी गई। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में दीपावली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। ऐसे में बाजार आज शाम 6:15 से शाम 7:15 तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ। सेंसेक्स 514 अंक की तेजी के साथ 65,418 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी 19,500 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों सभी सेक्टर में भी तेजी रही है। इससे पहले बाजार शाम 6 बजे प्री ओपन हुआ था। प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर 65,703 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 19,600 के स्तर के पार ओपन हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाया नायाब सैकड़ा, नीदरलैंड के खिलाफ पूरा किया अर्धशतकों का शतक। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले के जरिए एक बेहद ही खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 50 जड़ अर्धशतकों का शतक पूरा कर लिया है। रोहित शर्मा अर्धशतकों का शतक लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बने। नीदरलैंड्स के खिलाफ टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए हिटमैन ने 54 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। यह रोहित शर्मा के बल्ले
पहले से वनडे क्रिकेट में 55वां अर्धशतक था। वे टेस्ट में 16 और टी20 इंटरनेशनल में 29 50 लगा चुके हैं। इस तरह भारतीय कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने अर्धशतकों का सैकड़ा पूरा कर लिया। रोहित शर्मा से पहले भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 164 50 लगाई। विराट कोहली ने 136, राहुल द्रविड़ ने 146, महेंद्र सिंह धोनी ने 108 और सौरव गांगुली ने 107 बार 50 का आंकड़ा पार किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई सलमान खान की टाइगर 3 इन साइट्स पर फ्री में हो रही है डाउनलोड। जी हां दोस्तों, सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 फाइनली 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म की ओपनिंग काफी शानदार हुई है, लेकिन अब फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रिलीज के दिन ही ऑनलाइन लीक हो गई है। सलमान खान की टाइगर 3 को लेकर पहले ही फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। इसी के चलते फिल्म का पहला शो सुबह 6 बजे से सिनेमाघरों में शुरू कर दिया गया। फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसी बीच फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। India.com में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रिलीज के कुछ घंटों के बाद ही पायरेसी का शिकार हो गई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर 3 कई साइट्स पर फ्री में डाउनलोड हो रही है, जैसे कि मूवीज रूल्स, फिल्मी जिला, कुट्टी मूवीज, तमिल रॉकर्स, फिल्मी वेब, पागल वर्ल्ड, फिल्मी मीट समेत कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर यह फिल्म फ्री में उपलब्ध हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में 39 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा। AIMIM चीफ देश भर में चुनाव लड़ते हैं, पर घर में उतारे सिर्फ 9 प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, संसद के अंदर और बाहर भाजपा पर सबसे तीखा हमला करने वाले असुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके निशाने पर कांग्रेस ज्यादा रहती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में चुनाव लड़ने वाले ओवैसी अपने गृह राज्य तेलंगाना की 119 सीटों में से सिर्फ 9 पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 7 सीटें उनके गढ़ हैदराबाद की है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 39 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी सिर्फ 8 सीटों पर लड़े और 7 पर जीते थे। अब तक उनके इस फैसले का फायदा BRS को होता आया है। ओवैसी का BRS से भले ही गठबंधन न हो, लेकिन वे अपनी सीटों के अलावा बाकी पर BRS को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, BRS भी ओवैसी के खिलाफ ऐसे प्रत्याशी उतारती है जो उनके लिए फायदेमंद हो। ओवैसी की पार्टी AIMIM मजलिस ने पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 95, बिहार में 20 और गुजरात में 13 प्रत्याशी उतारे थे। वैसे दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आ रही है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वह कांग्रेस के वोटों को काटने का काम करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत का फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कब्जे के खिलाफ वोट। नेतन्याहू बोले, जंग के बाद सेना गाजा को कंट्रोल करेगी, विदेशी ताकतों पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, इजरायल और हमास की जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें फिलिस्तीन के ईस्ट यरूशलेम, सीरियाई गोलेम समेत फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 145 देशों ने वोट किया। वहीं करीब 7 देशों ने इसके खिलाफ, तो वहीं 18 देश वोटिंग से दूर रहे। शनिवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा नहीं सौंपेंगे। गाजा पर हमारी सेना का ही कंट्रोल होगा। यहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतों पर भरोसा नहीं है। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल हमास को मिटाकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। सेना के खिलाफ कोई भी झूठे दावे या प्रेशर हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। इस जंग के बाद गाजा की तरफ से इजराइल को कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका क्रिकेट को बड़ा झटका, आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से सदस्यता भंग की, इस बड़ी वजह से मिली सजा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक हुई और इसी मीटिंग में क्रिकेट श्रीलंका को आईसीसी की सदस्यता से निलंबित करने का फैसला किया गया। बतौर सदस्य श्रीलंका पर नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें बोर्ड के मामलों को स्वायत्ततापूर्ण तरीकों से चलाना और यह सुनिश्चित करना है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली, संचालन या क्रिकेट प्रशासन में सरकार की दखलंदाजी न हो। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका की संसद ने वीरवार को देश की क्रिकेट संचालन संस्था को बर्खास्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों का पूरा समर्थन मिला था। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता साजिद प्रेमदासा ने संसद में भ्रष्ट श्रीलंका क्रिकेट प्रबंधन को हटाने के शीर्षक का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सरकार के सीनियर मंत्री नीमल परिपाला डिसिल्वा ने पूरा समर्थन किया था। वहीं 2 दिन पहले अपील अदालत ने मंगलवार को शमसी सिल्वा की अध्यक्षता वाले श्रीलंका क्रिकेट प्रबंधन को बहाल किया था, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका सरकार ने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया और आईसीसी को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया, जो कि पैतृक संस्था के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार। राजस्थान की 23 सीटों पर चुनौती बनेंगे बागी नेता। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आज से ठीक 12 दिन के बाद 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे अगले महीने 3 दिसंबर को घोषित होंगे। इस चुनावी दंगल में देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी बीच राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। इन बागी नेताओं को मनाने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हालांकि कई नेताओं ने पार्टी की एक भी नहीं सुनी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में भाग्य आजमाने की कोशिश में उतर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से 23 सीटों पर बागी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उनकी संख्या। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।